बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। हम कर रहे हैं स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी, उसमें ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, जीनस है क्लोस्ट्रीडियम, जिसकी हम आज सेकंड स्पीशी करेंगे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इससे पिछली वीडियो में हमने जो पहली स्पीशी की थी वो थी क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। हमारा जो आज का बैकड्रॉप है वो है रोबोट्युलिज्म, क्योंकि बोटुलिनम ऐसे ही मिलता जुलता लगता है जैसे कोई कह रहा हो रोबोट्स, तो रोबोट्युलिज्म बोटुलिनम। अब हम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के जनरल फीचर्स पर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पर्पल और वॉयलेट ह्यूज़ हैं, जिससे आइडिया हो गया होगा अब तक कि ये ग्राम पॉजिटिव रॉड है। अब यहाँ पर एक रिसर्चर है हमारे पास जिसने गैस मास्क लगाया है जो कि रिकरिंग सिंबल है ऑब्लिगेट एनारोब का। जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है वो ऑब्लिगेट एनारोब है। अगर आपने गौर किया हो तो ये वही रिसर्चर है जो कि हमारी पिछली वीडियो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई में था। वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई दोनों को साथ साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही प्रोटीजेज हैं, दोनों ही पैरालिसिस करवाती हैं और दोनों ही ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं और दोनों ही स्पोर फॉर्मर्स भी हैं। अब जो स्पोर फॉर्मेशन है उसके लिए जो हमारे पास रिकरिंग सिंबल था वो था वॉलनट्स, जो कि पिछली वीडियो यानी क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई में भी प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पे हमारे रोबोट्स के थीम को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ इस बैकड्रॉप में थोड़ी सी चेंज की गई है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट किया गया है नट बोल्ट से। वहाँ पे वॉलनट तो यहाँ पे नट बोल्ट्स है, तो दोनों ही नट, तो नट से स्पोर फॉर्मर्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास नट बोल्ट पड़े हुए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम हमारे पास एक स्पोर फॉर्मर है। ऑफ कोर्स अगर ये ऑब्लिगेट एनारोब है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मली हमारे पास एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। इसको कोई एनारोबिक कंडीशन ही चाहिए, तभी जाके ये जर्मिनेट करेगा और तभी जाके कहीं ये टॉक्सिन वगैरह प्रोड्यूस करेगा। अब हम अपने रोबोट्स पर आएँ तो यहाँ पे जो इनकी मेन बॉडी है वो टिन की बनी हुई है। अब ये टिन जो है ये एसोसिएशन है टिन कैन के लिए। जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है ये मेनली एसोसिएटेड है कैंड फूड से। जो हमारे पास इम्प्रॉपर कैनिंग अगर फूड्स की हो तो ऑफ कोर्स क्योंकि वो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं उनमें एक बड़ा अच्छा एनारोबिक एनवायरनमेंट बन जाता है, जहाँ पे जो है हमारे पास बोटुलिनम के स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं और वहाँ पे ये अपना टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। अब जो हमारे पास बोटुलिनम का टॉक्सिन है वो प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन है। प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन का मतलब ये कि यानी ये इन विट्रो इन्वायरमेंट में ही अपने टॉक्सिन बना लेता है। अब हमारे पास जो अगर नॉर्मल टॉक्सिन्स हों तो वो तो बॉडी में जब बैक्टीरिया जाएगा वहाँ पे टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन्स हैं तो इन्होंने बॉडी में जाके फ़ौरन असर दिखाना है। हमारे पास जो यहाँ पे क्लिनिकल सिनेरियो है अमूमन इस तरह का आता है कि जो है एक फैमिली है, अब उन्होंने कोई एक इवेंट अटेंड किया और जो है अचानक ही कुछ देर बाद जो है पूरी फैमिली को या मोस्टली फैमिली के काफ़ी मेंबर्स को जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो गए। अब उससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एक तो मतलब फैमिली में काफ़ी मेंबर्स को इकट्ठे ही न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि फैमिली ने कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसने सारे फैमिली मेम्बर्स को इफेक्ट किया है। तो वो क्या होगा कि वो कैंड फूड उन्होंने ऐसा खाया होगा जिसमें पहले ही प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन्स होंगे और उनको फ़ौरन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। अब जो हमारे पास बोटुलिनम है वो करता क्या है, वो करता है फ्लैसिड पैरालिसिस। जो हमारे पास पिछली वीडियो में क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई था वो रिस्पॉन्सिबल था स्पेस्टिक पैरालिसिस के लिए। स्पेस्टिक पैरालिसिस का मतलब था कि वहाँ पे अनअपोज्ड एक्साइटेटरी स्टिमुलेशन की वजह से मसल्स जो हैं अकड़ गए थे और वो एक एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में थे। लेकिन यहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस जो हमारे पास बोटुलिनम कॉज करता है उसमें हमारे पास जो एक्साइटेटरी स्टिमुलेशन है जो मसल्स को आती है वो बिल्कुल ही कट जाती है, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो बिल्कुल ढीले हो जाते हैं और उनका पैरालिसिस हो जाता है। तो ये फ्लैसिड पैरालिसिस है। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों पैरालिसिस को। अब जो फ्लैसिड पैरालिसिस जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम कॉज करता है वो है डिसेंडिंग पैरालिसिस। डिसेंडिंग यानी ऊपर से स्टार्ट होता है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब पहले हेड को, नेक को इन्वॉल्व किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाजुओं को करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। अब ये जो है डिफ़र करता है, हम आगे पढ़ेंगे गियोन ब्रे सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास जो पैरालिसिस होता है वो है असेंडिंग पैरालिसिस, यानी पैरालिसिस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है बॉडी में। अब ये डिसेंडिंग पैरालिसिस है, इसको याद रखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये जो दो रोबोट शो किए गए हैं। अब जो ये रोबोट है ऑफ कोर्स क्योंकि ये दोनों रोबोट अपनी टांगों पर खड़े हैं तो इससे तो आइडिया होगा कि मतलब इनकी टांगें काम कर रही हैं, लेकिन ऊपर से ये ढीले हैं। इस रोबोट के तो बाजू भी काम कर रहे हैं, सिर्फ इसका सर ढीला है।
और यहाँ पे जो ये रोबोट है इसका सर भी ढीला है और सर के साथ साथ इसके बाजू भी जो है वो बिल्कुल ढीले हो गए हैं। तो ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता जो पैरालिसिस है वो नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। इस एसोसिएशन को रीइंफोर्स करने के लिए यहाँ पर साथ बल्ब्स भी बनाए गए हैं कि जहाँ पर बल्ब की पावर आ रही है वहाँ पे बल्ब्स जल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बल्ब की पावर ख़त्म हो गई है यानी वो एक्साइटेटरी स्टिमुलेशन ही ख़त्म हो गई है, वहाँ पे जो है वो वाला पार्ट भी ढीला हो गया और वहाँ की लाइट भी जो है वो आउट हो गई है। यहाँ पे इसके दोनों बाजुओं की लाइट आ रही है, तो यहाँ पे इसके जो बाजू ठीक है, सिर्फ इसके सर जो है वहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस हुआ है और यहाँ पे पहले हेड का हुआ है, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बाजुओं में भी आ गया है और यहाँ की भी जो है एक्साइटेटरी स्टिमुलेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब ये था बोटुलिनम डिजीज़। अब ये इसकी पैथोजेनेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की तरह जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है वो भी प्रोटीएज है और ये भी मज़े की बात है स्नेयर प्रोटीन को ही काटता है, क्लीव करता है। स्नेयर प्रोटीन्स पिछली वीडियो में जिस तरह डिस्कस किया था, ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फ्यूजन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनटू साइनेप्टिक वेजिकल। तो ऑफ कोर्स जब स्नेयर प्रोटीन्स क्लीव हो जाएंगी, जो न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल्स हैं वो फ्यूज़ नहीं करेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से और जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो अपने उसमें ट्रैप होकर रह जाएगा वेजिकल में। फ़र्क यहाँ पे कहाँ पे आता है कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है ये अफेक्ट करता है एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स को। वहाँ पर जो हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई था वो रेनशॉ सेल्स को जाके इफेक्ट करा था और रेनशॉ सेल्स जो हैं वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स गाबा और ग्लाइसिन को रिलीज़ करते थे। जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ही नहीं रिलीज़ होंगे तो अनअपोज्ड वहाँ पे एक्साइटेशन हो रही थी, जबकि यहाँ पे ये जो इफेक्ट करते हैं ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को, जो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं जो कि रिलीज़ करते हैं एसिटाइलकोलिन को। अब एसिटाइलकोलिन हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जब यहाँ पे स्नेयर प्रोटीन्स, अब यहाँ पे जो ये हमारे पास रिसर्चर है वो काट रहा है एक्साइटेटरी स्टिमुलेशन को, यहाँ पे जब उस प्रोटीएज ने स्नेयर प्रोटीन्स को ही काट दिया, उनको क्लीव कर दिया, तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं होगा। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं होगा हमारे पास मसल्स की जो है कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। जब कंट्रैक्शन नहीं होगी तो वो बिल्कुल ढीले हो जाएंगे, तो ये फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है इसका भी ऑफ कोर्स बैक्टीरिया बजाते खुद हार्मफुल नहीं है, इसका जो टॉक्सिन है वो हार्मफुल है और इसका जो टॉक्सिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। ये पेरिफेरल टॉक्सिन है। पेरिफेरल टॉक्सिन है तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो पेरिफेरल नर्व्स है वहाँ पे पेरिकोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है उनको जाके अफेक्ट करता है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बोटुलिनम टॉक्सिन अफेक्ट करता है, ये बात याद रखने की है। क्योंकि वैसे तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं, तो अगर वो क्लीव हो गए तो फिर तो और बड़े मसाइल आएंगे। अब हम आगे नेक्स्ट आते हैं कि ये बेबीज़ को भी अफेक्ट करता है। अब अगर बेबीज़ को अफेक्ट किया तो ऑफ कोर्स उनकी जो है बॉडी में भी फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा और इसको हम कहते हैं फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। अब यहाँ पर एक बात जो है वो गौर करने की है कि एडल्ट्स ने तो प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन यानी कैंड फूड्स खाया था, तो जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो तो कैंड फूड्स नहीं खाते, तो फिर यहाँ पे इनके पास कहाँ से आया टॉक्सिन? तो होता क्या है, अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की बात है। जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है इसके स्पोर्स किसी ना किसी वजह से अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं हनी के अंदर, शहद के अंदर। तो अक्सर जो हमारे बुजुर्ग करते हैं कि मतलब जब बच्चा नया नया पैदा होता है या छोटा होता है तो उसको शहद चटा दिया, तो अगर उस शहद में स्पोर्स हों बोटुलिनम के तो आप तो फ्लैसिड पैरालिसिस और उसके लिए तो वो बड़ी खतरनाक बात है। अब हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि इसका टॉक्सिन प्री फॉर्म्ड है क्योंकि कैंड फूड्स है, कैंड फूड्स में तो इसको एनारोबिक कंडीशन मिल रही है जहाँ पे बैक्टीरिया ने टॉक्सिन्स फॉर्म किए हैं। तो यहाँ पर जो शहद है, शहद में स्पोर्स हैं, तो यहाँ पे इसको जर्मिनेट करने का एनवायरनमेंट कहाँ से मिला? तो जर्मिनेट करने का एनवायरनमेंट क्या है कि वो जो ह्यूमन की अपनी गट है, हमारी भी जो गट है, ऑब्वियसली वहाँ पे हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट है, वो भी एनारोबिक पूरा इन्वायरमेंट है, तो ये वहाँ जाके गट में ग्रो करता है, वहाँ पे जाके टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और जो टॉक्सिन जो है फिर वो बॉडी में एंटर होके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम जो एडल्ट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स डायरेक्ट क्यों नहीं खाते? वो प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन से ही उनको अफेक्ट क्यों आता है? अब एक सवाल ये भी हमारा बनता है। तो उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया है ये बड़ा डरपोक किस्म का बैक्टीरिया है। ये एडल्ट्स के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाता है और बच्चों के सामने शेर बन जाता है।
मतलब कहने का ये है कि जब जो एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स की जो, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा, जो नॉर्मल गट फ्लोरा है, वो पूरी तरह डेवलप हुई होती है, और वहाँ के जो फ्लोरा है ना, वो बोटुलिनम अगर वहाँ पे उसके स्पोर्स आ भी जाए ना, वहाँ पे वो चलो जर्मिनेट भी कर जाए, तो वो एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है डिफरेंट बैक्टीरियाज के दरमियान, और वहाँ पे ये बोटुलिनम को ठीक तरह से अपना काम नहीं करने देते। वहाँ पे जो नॉर्मल गट फ्लोरा है वो इसको प्रॉपरली ग्रो नहीं करने देती। लेकिन जो हमारे पास बेबीज़ हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, ऑफ कोर्स इनका जो नॉर्मल गट फ्लोरा, जो इनका नॉर्मल गट फ्लोरा है, वो अभी तक प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ। तो जब ये स्पोर्स जाके जाके वहाँ पे जर्मिनेट करते हैं और देखते हैं कि तो बड़ा फेवरेबल वहाँ पे एनवायरनमेंट है, हमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, फिर वहाँ पे जाके ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर जाके वो पूरी बॉडी में इफ़ेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर क्लिनिकल सिनेरियो आए तो ये याद रखना है कि अगर हमारे पास एडल्ट्स हैं और एडल्ट्स में बॉट्यूलिज्म हो रहा है, तो उसकी कॉज क्या है? इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन। एडल्ट्स ने प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन इंजेस्ट किया, जिसकी वजह से हुआ है। बेबीज ने प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन इंजेस्ट नहीं किया, बेबी ने स्पोर्स इंजेस्ट किए हैं, और उन स्पोर्स ने जाके बॉडी में फिर टॉक्सिन जो है प्रोड्यूस किया, और फिर उस टॉक्सिन ने जाके इफेक्ट किया। अब यहाँ पे जो बेबी है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम को, और यहाँ पे जो हमारे पास एडल्ट है वो इसमें ऑफ कोर्स उसको इतना तो आइडिया हो गया कि बेबी में कोई मसला है, तो वो उसको ठीक करने के लिए तेल डाल रहा है। ये बेसिकली यहाँ पे तेल नहीं, यहाँ पे ये हनी दिखाया हुआ है, और ये हनी जो है शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेबीज़ में जो है हनी उनको चटाने से, क्योंकि हनी में जो है इसके स्पोर्स जो है अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, तो हनी चटाने से जो है यहाँ पे बॉटुलिज्म कॉज हो रहा है। और ये जो हनी है ये इसने इन स्पोर्स को भी कवर किया हुआ है एक रिमाइंडर के तौर पे कि जो स्पोर्स हैं वो अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं हमारे पास हनी में। तो ये हमारे पास था क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, काफ़ी आसान था, हम इसको एक दफ़ा रीकैप कर लेते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ग्राम पॉजिटिव है, ये ऑब्लिगेट एनारोब है, ये स्पोर फॉर्मर है, ये रिस्पॉन्सिबल है फ्लैसिड पैरालिसिस के लिए और डिसेंडिंग पैरालिसिस करता है, और इसका जो ट्रांसमिशन है एडल्ट्स में वो है एसोसिएटेड है इम्प्रॉपर कैनिंग ऑफ फूड से। एडल्ट्स जो हैं वो प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन को इंजेस्ट करते हैं, और ये टॉक्सिन जब बॉडी में जाता है तो क्या करता है, ये सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये ब्लड बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। ये जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन है वहाँ पे जाके स्नेयर प्रोटीन्स को क्लीव करता है। जब ये क्लीव हो जाती हैं स्नेयर प्रोटीन्स, तो एसिटाइलकोलिन जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ट्रैप ही होकर रह जाता है। एक्साइटेशन मसल्स की नहीं हो पाती, मसल्स को पावर नहीं मिल पाती, तो मसल्स ढीले हो जाते हैं, उनका फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है। बेबीज़ में ये कॉज करता है फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, और जो ये सिंड्रोम है इसमें यहाँ पे उसका जो कॉज है मेन वो इंजेक्शन ऑफ स्पोर्स है, ना कि इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन, और वो भी बेबीज़ को कैसे इंजेस्ट होता है, थ्रू हनी। तो ये था हमारे पास आसान सा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। होपफुली आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू।